नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। आज के इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 62 तक हम बात करेंगे। तो चलिए, आज हम समझने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन 45। जी हाँ, ये जुड़ा है अबेटमेंट से, जिसे हम हिंदी में दुष्प्रेरण भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कानून की भाषा में ये सेक्शन कहता क्या है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी काम का दुष्प्रेरण तब करता है जब वो किसी को वो काम करने के लिए उकसाता है, उसके लिए साजिश करता है या फिर जानबूझकर उस काम में मदद करता है। अब अगर इसे हम और आसान शब्दों में समझें तो इसका सीधा सीधा मतलब है किसी को अपराध करने के लिए उकसाना, उसके साथ मिलकर प्लानिंग करना या फिर उसकी मदद करना। और हाँ, कानून की नज़र में ऐसा करने वाला भी उतना ही जिम्मेदार होता है जितना कि असल में अपराध करने वाला। तो सेक्शन 45 के हिसाब से अबेटमेंट के ना 3 मजबूत पिलर्स हैं। मतलब ये 3 तरीकों से हो सकता है। पहला है इंस्टिगेशन यानी उकसाना, दूसरा है कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र करना, और तीसरा है एडिंग यानी सहायता करना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं पहले पिलर की, यानी इंस्टिगेशन की। देखिए, इंस्टिगेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी को भड़का दिया या उकसा दिया। नहीं, इसमें एक और बहुत ज़रूरी बात छिपी हुई है। वो ये कि अगर कोई जानबूझकर कोई गलत जानकारी देता है या फिर किसी ज़रूरी बात को छिपा लेता है और उसकी वजह से कोई अपराध हो जाता है, तो उसे भी इंस्टिगेशन ही माना जाएगा। और ये बात इसके एक्सप्लेनेशन 1 में साफ साफ लिखी हुई है। अब थ्योरी काफ़ी हो गई, चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है ए, जिनके पास जेड नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट है। अब एक तीसरा व्यक्ति है बी, जो ये बात जानता है, लेकिन वो जानबूझकर ऑफिसर ए से झूठ बोलता है कि सामने जो सी खड़ा है वही जेड है। अब ऑफिसर ए तो उसकी बात पर भरोसा करके सी को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो यहाँ पर बी उकसावे द्वारा दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन का दोषी माना जाएगा। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क केस देखते हैं, के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि दुष्प्रेरण सिर्फ उकसाने से ही नहीं बल्कि प्लानिंग यानी साजिश से भी हो सकता है। और ये जरूरी नहीं कि दुष्प्रेरक यानी अबेटर ने खुद अपराध में सीधे सीधे हिस्सा लिया हो। अब एक सवाल जो सबके मन में आता है कि पुराने कानून का क्या हुआ। तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 का ये सेक्शन 45 जो है, इसने पुराने इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 107 को रिप्लेस कर दिया है। तो अब सेक्शन 107 की जगह सेक्शन 45 पढ़ा जाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके लिए सबसे जरूरी है, एग्जाम के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। जुडिशरी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये सेक्शन बेहद महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, एपीओ एग्जाम में तो अबेटमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, उन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। चलिए, जाने से पहले एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, सिर्फ 3 पॉइंट्स में, ताकि सब कुछ याद रहे। पहला, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 45 भारतीय न्याय संहिता 2023 की। दूसरा, इसका मूल कॉन्सेप्ट है दुष्प्रेरण, जो 3 तरीकों से होता है, उकसाना, षड्यंत्र या सहायता। और तीसरा, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात, दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति भी उतना ही दोषी है जितना कि अपराध करने वाला। न्यायपालिका पर केंद्रित ऐसे ही और कानूनी विषयों की सरल जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम कानून के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, किसी को अपराध करने के लिए उकसाना, क्या ये भी अपने आप में एक अपराध है? भारतीय न्याय संहिता यानी हमारा नया क्रिमिनल लॉ इस पर एक बहुत ही साफ जवाब देता है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 46 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। यही वो सेक्शन है जो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब देता है। ये सेक्शन अबेटर यानी दुष्प्रेरक को परिभाषित करता है और आज की हमारी पूरी चर्चा इसी पर केंद्रित रहेगी। तो आखिर कानून कहता क्या है?
सेक्शन 46 के अनुसार एक व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो या तो किसी अपराध को करने के लिए या किसी ऐसे कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है जो अपने आप में एक अपराध होगा। चलिए अब इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई किसी को अपराध के लिए उकसाता है, किसी आपराधिक साजिश का हिस्सा बनता है या फिर अपराध करने में जानबूझकर किसी की मदद करता है, तो उसे भी अपराधी माना जाएगा। इस सेक्शन में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। फर्स्ट, इंस्टिगेशन, जिसका मतलब है किसी को उकसाना या भड़काना। सेकंड, कंस्पिरेसी, यानी अपराध करने के लिए मिलकर कोई षड्यंत्र रचना। और थर्ड, एडिंग, यानी जानबूझकर उस अपराध को अंजाम देने में किसी भी तरह की सहायता करना। यहाँ जानबूझकर शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि सहायता करने वाले का इरादा यानी मेंजरिया या गिल्टी माइंड भी वहाँ मौजूद होना चाहिए। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं तो बात और भी साफ हो जाएगी। मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति बी को कहता है कि वो सी की हत्या कर दे, लेकिन बी ऐसा करने से साफ मना कर देता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही असल में हत्या हुई ही नहीं, फिर भी ए उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। बस यही इस सेक्शन का सार है कि दुष्प्रेरण अपने आप में एक मुकम्मल अपराध है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब इस सेक्शन को और गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क केस को देखना जरूरी है। ये केस है आर.वी. जोगेंद्र सिंह 1955 का सुप्रीम कोर्ट का मामला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि हत्या के लिए उकसाना अपने आप में एक दंडनीय अपराध है। दुष्प्रेरक की जिम्मेदारी तब भी बनती है भले ही जिस व्यक्ति को उकसाया गया हो वो अपराध करने से इनकार कर दे। कोर्ट ने कहा कि इस अपराध का जो मूल तत्व है वो उकसाने का काम ही है, उसका परिणाम नहीं। यहां यह जानना भी जरूरी है कि नए और पुराने कानून में ये कहां था। तो देखिए, ये सेक्शन पहले इंडियन पीनल कोड 1860 का सेक्शन 108 हुआ करता था, जो अब रिप्लेस हो चुका है बाय सेक्शन 46 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की, एग्जाम इंपॉर्टेंस। जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यह सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एपीओ एग्जाम में भी इस टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, तो इसे अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज जो कुछ भी हमने समझा उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला सेक्शन है 46 भारतीय न्याय संहिता 2023 जो अबेटर से संबंधित है। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट यह है कि उकसाना, साजिश रचना या सहायता करना अपने आप में दंडनीय है, भले ही असल अपराध न हुआ हो। और तीसरा, एग्जाम के लिहाज से ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेहद जरूरी है। जुडिशरी फोकस्ड ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प विषय को समझेंगे, और वो है सीमा पार उकसावा यानी क्रॉस बॉर्डर अबेटमेंट। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम क्रॉस बॉर्डर अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम सेक्शन 47 और सेक्शन 48 को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद दोनों के बीच के जो मेन डिफरेंसेस हैं उन्हें समराइज करेंगे, और आखिर में जो सबसे जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे। तो ये क्रॉस बॉर्डर अबेटमेंट आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरह की कानूनी पहेली है, एक जुरिस्डिक्शनल पजल। ये उन सिचुएशंस की बात करता है जहां अपराध की प्लानिंग तो एक देश में होती है, लेकिन उसे अंजाम किसी दूसरे देश में दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसे में किस देश का कानून लागू होगा? जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र किसका होगा? इसी बड़ी पहेली को सुलझाते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 47 और 48। चलिए इस पजल के पहले पीस को समझते हैं। सेक्शन 47 उन मामलों के बारे में है जहां किसी अपराध के लिए उकसावा यानी इंस्टिगेशन भारत की सरहदों के अंदर से शुरू होता है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 47 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ये सेक्शन क्या कहता है? बहुत ही सरल भाषा में, अगर कोई व्यक्ति इंडिया में बैठकर इंडिया के बाहर किसी ऐसे काम के लिए उकसाता है जो अगर इंडिया में होता तो एक अपराध माना जाता, तो उस व्यक्ति को उकसाने का यानी अबेटमेंट का दोषी माना जाएगा। इस सेक्शन में 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट, जो उकसाने वाला व्यक्ति है एबेटर, वो इंडिया में मौजूद है। सेकंड, जो अपराध है वो इंडिया के बाहर किया जा रहा है। और थर्ड, वो काम ऐसा है कि अगर उसे इंडिया में किया जाता तो वो कानूनन एक अपराध होता।
चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति मुंबई में है। वो फोन पर बी को, जो यूएसए में है, उकसाता है कि वो न्यूयॉर्क में सी को जहर दे दे। अब देखिए, अपराध तो अमेरिका में हुआ है, लेकिन ए पर भारत में सेक्शन 47 के तहत अबेटमेंट के लिए केस चलाया जाएगा। इस सिलसिले में एक लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि अगर किसी अपराध की जड़ यानी उसका इंस्टिगेशन भारत की जमीन पर है तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लायबिलिटी लागू होगी, फिर चाहे वो अपराध दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हुआ हो। ये जानना भी बेहद जरूरी है कि ये सेक्शन पहले आईपीसी सेक्शन 108A था, जो अब रिप्लेस हो चुका है बाय भारतीय न्याय संहिता 2023। कॉन्सेप्ट वही है, बस अब ये नए कानून के तहत आता है। तो ये तो हुई सेक्शन 47 की बात। अब इसका ठीक उल्टा सिनारियो देखते हैं, जहां उकसावा भारत के बाहर से आ रहा है और अपराध भारत में हो रहा है। सेक्शन 48 इसी सिचुएशन को एड्रेस करता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 48 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023, जो सेक्शन 47 का आप कह सकते एक मिरर इमेज है। देखिए, ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर बैठकर इंडिया के अंदर किसी अपराध को करने के लिए उकसाता है तो उसे अबेटमेंट का दोषी माना जाएगा। इस सेक्शन में भी 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट, इस बार अबेटर यानी उकसाने वाला इंडिया के बाहर है। सेकंड, अपराध इंडिया के अंदर हो रहा है। और थर्ड, वो काम भारत में एक दंडनीय अपराध है। इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। मान लीजिए ए लंदन में बैठकर दिल्ली में रहने वाले बी को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो दिल्ली में ही किसी का मर्डर कर दे। यहाँ भले ही ए फिजिकली इंडिया में नहीं है, फिर भी उस पर सेक्शन 48 के तहत भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर पुराने कानून की बात करें तो ये सेक्शन पहले के आईपीसी सेक्शन 108A के सिद्धांतों से मेल खाता है। अब इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 48 के रूप में और ज्यादा स्पष्टता के साथ कोडिफाई कर दिया गया है। ठीक है, तो हमने दोनों सेक्शंस को अलग अलग समझ लिया। आइए अब एक ही जगह पर इनके बीच का मुख्य अंतर देख लेते हैं ताकि कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? बस अबेटर और ऑफेंस की लोकेशन का। सेक्शन 47 में अबेटर भारत में है और अपराध भारत के बाहर। इसका फोकस है भारत से होने वाले अबेटमेंट को सजा देना। वहीं सेक्शन 48 में अबेटर भारत के बाहर है और अपराध भारत में। इसका फोकस है भारत में होने वाले अबेटमेंट को सजा देना। सिंपल। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। आपके जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए ये सेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान दीजिए, जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में इनके इंग्रेडिएंट्स पर सीधे सीधे सवाल आ सकते हैं और मेंस में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस में आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाएगा। एपीओ एग्जाम के लिए भी ये एक हाई इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट, सेक्शन 47 मतलब एबेटा भारत में और अपराध बाहर। दूसरा पॉइंट, सेक्शन 48 मतलब एबेटा बाहर और अपराध भारत में। और तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, ये दोनों ही सेक्शन ये पक्का करते हैं कि कोई भी उकसाने वाला सिर्फ अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठाकर कानून की पकड़ से बच न सके। जुडिशियरी परीक्षा पर केंद्रित और भी कानूनी सामग्री के लिए गंगा एजुकेशन से जुड़े रहें। नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की एक बहुत ही जरूरी धारा यानी सेक्शन को समझने वाले हैं। ये सेक्शन जुर्म के लिए उकसाने, जिसे हम अबेटमेंट कहते हैं, और उसकी सजा के बारे में बात करता है। तो चलिए इसे समझने के लिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई व्यक्ति जो किसी और से कोई अपराध करवाता है वो उतना ही दोषी है जितना कि वो व्यक्ति जो असल में उस अपराध को अंजाम देता है? आखिर कानून इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 49 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, तो इस पर जरा गौर करते हैं। देखिए, ये धारा सीधे तौर पर कहती है कि जो कोई भी किसी अपराध के लिए उकसाता है और अगर वो अपराध उसी उकसावे की वजह से किया जाता है तो उकसाने वाले को भी ठीक वही सजा मिलेगी जो उस अपराध के लिए तय की गई है। मतलब एकदम सरल शब्दों में, कानून की नज़र में उकसाने वाला और अपराध करने वाला दोनों बराबर के भागीदार हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी पर ये धारा लागू कब होती है, इसकी ज़रूरी शर्तें क्या हैं? चलिए इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को और गहराई से समझते हैं।
इस धारा के 4 मुख्य तत्व हैं और जब ये चारों पूरे होते हैं तभी ये लागू होती है। सबसे पहला, किसी अपराध का दुष्प्रेरण होना चाहिए, यानी अबेटमेंट होना चाहिए। दूसरा, वो अपराध असल में किया जाना चाहिए, सिर्फ सोचा नहीं जाना चाहिए। तीसरी और बहुत जरूरी बात, वो अपराध उसी उकसावे के नतीजे में होना चाहिए। और चौथा, उस खास तरह के अबेटमेंट के लिए इस संहिता में कोई अलग से सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। जब ये चारों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं तभी सेक्शन 49 लागू होता है। पता है, इस धारा के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत काम करता है जो एक लैटिन मैगजीन में छिपा है, क्वी फैकेट per alium फैकेट per se। इसका मतलब बहुत सीधा है, जो व्यक्ति किसी दूसरे के जरिए कोई काम करवाता है ये माना जाता है कि उसने वो काम खुद किया है, और यही इस पूरे सेक्शन का मूल आधार है। अब इन कानूनी बातों को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए जो बी को उकसाता है कि वो जाकर सी की दुकान में आग लगा दे। तो यहाँ पर ए कौन हुआ? ए हुआ अबेटर, यानी उकसाने वाला। अब होता ये है कि बी ए के उकसावे में आकर सच में सी की दुकान में आग लगा देता है। तो इसका नतीजा क्या होगा? देखिए, भले ही ए ने खुद जाकर आग नहीं लगाई, लेकिन वो आगजनी के दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट ऑफ आर्सन का दोषी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ए को भी आगजनी के लिए ठीक वही सजा मिलेगी जो बी को मिलने वाली है। थियरी तो ठीक है, लेकिन हमारे कोर्ट्स ने, हमारी न्यायपालिका ने इस धारा को कैसे इंटरप्रेट किया है ये जानना भी बेहद जरूरी है। चलिए सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले पर नजर डालते हैं। केस का नाम है जमुना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1967। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। कोर्ट ने ये माना कि एक दुष्प्रेरक यानी अबेटर को तब भी सजा दी जा सकती है भले ही मुख्य अपराधी को दोषी न ठहराया गया हो या वो बरी हो गया हो। शर्त बस इतनी है कि ये साबित हो जाए कि अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। ये फैसला साफ करता है कि उकसाने वाले की जिम्मेदारी अपने आप में एक स्वतंत्र जिम्मेदारी है। चलिए अब आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सबसे जरूरी बातों पर। सबसे पहले तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बीएनएस 2023 की ये जो धारा 49 है, इसने पुराने कानून यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 109 की जगह ली है। तो जो भूमिका पहले आईपीसी की धारा 109 की थी, वही अब बीएनएस की धारा 49 की है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जुडिशरी प्रीलिम्स हो या मेंस, दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एपीओ परीक्षा में भी इस टॉपिक पर सीधा सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए इसकी हर बारीकी को समझना आपके लिए आवश्यक है। तो चलिए खत्म करने से पहले जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने समझा बीएनएस 2023 की धारा 49 को, जो दुष्प्रेरण के लिए दंड के बारे में है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि दुष्प्रेरक को अपराधी के बराबर सजा मिलती है। और हाँ, ये जुडिशरी और एपीओ परीक्षाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेक्शन है जो पुराने आईपीसी के धारा 109 की जगह लेता है। जुडिशरी परीक्षा पर केंद्रित ऐसे ही और कानूनी विश्लेषण के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के दो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस 50 और 52 को समझने जा रहे हैं। सोचिए, क्या होता है जब कोई किसी को एक अपराध के लिए उकसाता है, लेकिन करने वाला कोई दूसरा ही अपराध कर देता है। आज हम देखेंगे कि ऐसी स्थिति में कानून उकसाने वाले की जिम्मेदारी कैसे तय करता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अबेटमेंट के इस खास पहलू को समझेंगे, फिर सेक्शन 51 और 52 को उनके उदाहरणों और केस लॉज के साथ गहराई से जानेंगे, और आखिर में परीक्षा के लिहाज से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। सबसे पहले उस बुनियादी कानूनी पहेली को समझते हैं जिसे ये दोनों सेक्शन सुलझाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां प्लान तो किसी और अपराध का था, लेकिन हकीकत में कुछ और ही हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर किसी ने अपराध ए के लिए उकसाया लेकिन असल में अपराध बी हो गया, तो क्या उकसाने वाला ये कहकर बच सकता है कि मैंने तो इसके लिए कहा ही नहीं था? जी नहीं, कानून के पास इस स्थिति के लिए एक बहुत ही साफ जवाब है। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं सेक्शन 51 के साथ। ये सेक्शन एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर काम करता है जिसे हम कहते हैं प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस रूल, यानी कि संभावित परिणाम का नियम।
आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 51 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो आसान भाषा में ये सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी काम के लिए उकसाया गया था और उसकी जगह कोई दूसरा काम हो गया, तो उकसाने वाला यानी अबेटर उस नए काम के लिए भी ठीक वैसे ही जिम्मेदार होगा जैसे उसने सीधे सीधे उसी काम के लिए उकसाया हो। इस सेक्शन के लागू होने के लिए 4 जरूरी शर्तें हैं। पहली, किसी खास काम के लिए उकसाया गया हो। दूसरी, जो काम हुआ वो उकसाए गए काम से अलग हो। तीसरी, और ये सबसे जरूरी है, कि जो नया काम हुआ वो उस उकसावे का एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस यानी एक संभावित नतीजा था। और चौथी, वो काम उसी उकसावे के असर में किया गया हो। अब थ्योरी तो हो गई, चलिए अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और एक लैंडमार्क केस लॉ से समझते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ए ने बी को कहा कि जाकर सी को सिर्फ डंडों से पीटो, लेकिन पिटाई के दौरान सी की मौत हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या ए, जो मास्टरमाइंड था, उस पर हत्या का चार्ज लगेगा? सेक्शन 51 के अनुसार हाँ, बिल्कुल लग सकता है। अगर अदालत को ये लगता है कि डंडों से की गई एक हिंसक पिटाई का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस यानी संभावित परिणाम मौत हो सकती थी। इसी सिद्धांत को मजबूती देता है साल 1925 का ये मशहूर केस बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने यह साफ कर दिया था कि अपराध की जिम्मेदारी सिर्फ उस इंसान की नहीं होती जो असल में अपराध करता है, बल्कि उसकी भी होती है जो उसे करने में मदद करता है या उसके लिए उकसाता है। मतलब मास्टरमाइंड भी उतना ही दोषी है। और हाँ, एग्जाम के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, भारतीय न्याय संहिता का ये सेक्शन 51 पुराने कानून यानी इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 111 की जगह पर आया है। तो अब आपको सेक्शन 111 आईपीसी की जगह सेक्शन 51 बीएनएस याद रखना है। सेक्शन 51 को समझने के बाद अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 52 को देखते हैं। ये सेक्शन उस स्थिति की बात करता है जब उकसाए गए अपराध के साथ साथ एक और अतिरिक्त अपराध भी कर दिया जाता है। अब हम समझते हैं सेक्शन 52 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। ये सेक्शन कहता है कि अगर उकसाए गए काम के अलावा कोई और अतिरिक्त काम भी किया जाता है और वो अतिरिक्त काम अपने आप में एक अलग अपराध है, तो उकसाने वाले को उन दोनों अपराधों के लिए अलग अलग सजा मिलेगी। इसी को क्यूमुलेटिव पनिशमेंट कहते हैं। इस सेक्शन के जरूरी तत्व हैं। पहला, जो काम हुआ है वो उकसाए गए काम के अलावा यानी इन एडिशन टू होना चाहिए। दूसरा, ये जो अतिरिक्त काम है वो एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस यानी एक अलग अपराध होना चाहिए। और तीसरा, उकसाने वाले को ये नॉलेज यानी ज्ञान था कि ऐसा अतिरिक्त काम होने की संभावना है। इसे भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और एक रेलेवेंट केस लॉ से समझते हैं, ताकि सेक्शन 51 और 52 के बीच का जो बारीक सा फर्क है वो आपको एकदम साफ हो जाए। चलिए इस उदाहरण को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, ए ने बी को एक घर में घुसने यानी हाउस ट्रेसपास करने के लिए उकसाया। स्टेप 2, बी ने घर में घुसने के साथ साथ वहां मौजूद मालिक को ग्रीवियस हर्ट भी पहुंचा दिया। तो नतीजा क्या होगा? अगर ए को ये पता था कि घर में कोई हो सकता है और हाथापाई होने की संभावना है, तो उस पर हाउस ट्रेसपास और ग्रीवियस हर्ट दोनों अपराधों के लिए जिम्मेदारी तय होगी। इस विषय पर चित्रेश कुमार चोपड़ा वर्सेस स्टेट 2009 का ये मामला बहुत अहम है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अबेटमेंट का मतलब सिर्फ मुंह से उकसाना नहीं होता। अगर आप जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करते हैं जिनसे एक से ज्यादा अपराध होने की पूरी संभावना बन जाए, तो ये भी अबेटमेंट ही माना जाएगा। और हाँ, एग्जाम के लिए ये भी नोट कर लीजिए कि भारतीय न्याय संहिता का ये सेक्शन 52 पुराने इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 112 की जगह पर आया है। चलिए अब इन सभी बातों को समेटते हैं और खास तौर पर जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के नजरिए से देखते हैं कि आपको क्या याद रखना है। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए एक बेहतरीन टूल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेक्शन 49 और 50 अबेटमेंट के बुनियादी नियम बताते हैं, लेकिन जो हमने आज पढ़ा यानी सेक्शन 51 वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदारी तय करता है और सेक्शन 52 क्यूमुलेटिव पनिशमेंट यानी अतिरिक्त अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करता है। एक बात साफ समझ लीजिए, जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शंस बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। एपीओ की परीक्षा में प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस के सिद्धांत पर सीधा प्रॉब्लम बेस्ड सवाल आ सकता है। अच्छे नंबर लाने के लिए
सेक्शन 51 और 52 के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। सेक्शन 51 एंड 52 अनपेक्षित यानी अनफोर्सीन एक्ट्स के लिए अबेटर की जिम्मेदारी तय करते हैं। इनके कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? सेक्शन 51 का है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस और सेक्शन 52 का है क्यूम्युलेटिव पनिशमेंट। और एग्जाम के लिए ये दोनों ही सेक्शंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जुडिशरी परीक्षा की तैयारी से जुड़े ऐसे ही और महत्वपूर्ण कानूनी विषयों को आसान भाषा में समझने के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम क्रिमिनल लॉ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, एबेटमेंट यानी किसी को उकसाना। पर क्या होता है जब उकसाने का जो नतीजा है वो सोचे गए नतीजे से बिल्कुल अलग निकले? ऐसे में कानून किसे जिम्मेदार ठहराएगा? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, आज के इस विश्लेषण में हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन 53 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके पीछे का जो सिद्धांत है उसकी परतें खोलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कानून असली जिंदगी में कैसे काम करता है, और आखिर में हम एग्जाम के लिहाज से जो भी जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट दोहराएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और सीधे सेक्शन 53 के मूल नियम को समझते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 53 भारतीय न्याय संहिता 2023 का। देखिए, बेयर एक्ट का सार ये कहता है कि जब किसी काम के लिए एक खास नतीजा पाने की नीयत से उकसाया जाता है और उस काम से कोई अलग ही नतीजा निकल आता है तो उकसाने वाला उस अलग नतीजे के लिए भी जिम्मेदार होगा। आसान भाषा में कहूं तो ये सेक्शन तब काम आता है जब कोई शख्स एक अपराध के लिए उकसाता है, लेकिन उस उकसावे की वजह से कोई दूसरा और शायद ज्यादा गंभीर अपराध हो जाता है। अच्छा, अब इस सेक्शन के सिद्धांत को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इसके जो जरूरी तत्व हैं उनको एक एक करके देखते हैं। देखिए, इस सेक्शन को लागू करने के लिए 4 शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। पहली, किसी काम के लिए उकसावा दिया गया हो। दूसरी, उकसाने वाले का इरादा एक खास नतीजा पैदा करने का हो। तीसरी, जो काम किया गया उससे कोई अलग ही नतीजा निकल आया। और चौथी, और ये सबसे जरूरी है, कि उकसाने वाले को ये पता था, उसे ये नॉलेज थी कि उसके उकसावे से ऐसा नतीजा निकलना मुमकिन है। तो हमने सिद्धांत तो समझ लिया, अब ये देखने का वक्त है कि ये कानून असल में अदालतों में कैसे लागू होता है और इस पर कौन से जरूरी केस लॉ मौजूद हैं। सवाल ये उठता है कि रियल लाइफ में ये सब काम कैसे करता है। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है जो बी को जेड को ग्रीवियस हर्ट यानी गंभीर चोट पहुंचाने के लिए उकसाता है। अब बी जाकर जेड को चोट तो पहुंचा देता है, लेकिन उस चोट की वजह से जेड की मौत हो जाती है। अब यहीं पे कानून का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। अगर ए को ये बात पता थी, उसे इस बात का ज्ञान था कि ऐसी गंभीर चोट से मौत हो सकती है, तो ए सिर्फ ग्रीवियस हर्ट के लिए नहीं बल्कि हत्या यानी मर्डर के लिए दायी होगा। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे उकसाने वाले का दायित्व उसके ज्ञान के आधार पर बढ़ जाता है। इस सिद्धांत को और अच्छे से समझने के लिए एक लैंडमार्क केस है, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर 1925 का। ये केस साझा दायित्व यानी शेयर्ड लायबिलिटी को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने ये माना था कि जो लोग किसी आपराधिक काम में मदद करते हैं या उसे करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, वो उस काम से होने वाले हर नतीजे के लिए भी बराबर के जिम्मेदार होंगे। ये सिद्धांत साफ करता है कि उकसाने वाला अपने काम के अनचाहे नतीजों से बच नहीं सकता। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर एग्जाम के लिए ये सेक्शन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और साथ ही इसका एक छोटा सा रिकैप भी करेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सेक्शन पहले आईपीसी का सेक्शन 113 था, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के आने से रिप्लेस हो चुका है। देखिए, जुडिशरी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एपीओ के एग्जाम में तो इस टॉपिक पर डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है। तो चलिए जाने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला, सेक्शन 53 BNS 2023 तब लगता है जब उकसावे का नतीजा कुछ और ही निकल जाए। दूसरा, इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिम्मेदारी उकसाने वाले के ज्ञान पर निर्भर करती है। और तीसरा, एग्जाम के लिहाज से ये अबेटमेंट में बढ़े हुए आपराधिक दायित्व को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और भी जुडिशरी फोकस्ड लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें।
आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही दिलचस्प प्रावधान को समझने वाले हैं। एक ऐसा प्रावधान जो अपराध की तैयारी और उसके पीछे के इरादे से जुड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 56 की। सोचिए जरा, किसी को एक ऐसे जुर्म के लिए उकसाना जो कभी हुआ ही नहीं, क्या इसके लिए भी सजा हो सकती है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और आज हम इसी सवाल के जवाब को सेक्शन 56 के जरिए समझेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले सेक्शन 56 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके जो जरूरी हिस्से हैं उन्हें एक एक करके समझेंगे। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल और जुडिशियल एप्लीकेशन देखेंगे और आखिर में एग्जाम के लिहाज से इसका एक क्विक रिकैप करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं और सेक्शन 56 की नींव को समझते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 56 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ये सेक्शन कहता क्या है, आसान भाषा में समझते हैं। अगर कोई इंसान किसी दूसरे को कोई ऐसा जुर्म करने के लिए उकसाता है जिसकी सजा जेल है और ये बहुत जरूरी है कि वो जुर्म होता नहीं है, तो भी उकसाने वाले को सजा मिलेगी। कितनी सजा? उस जुर्म के लिए जो मैक्सिमम जेल की सजा है उसका 1/4 यानी 1/4 तक। मतलब कानून यहां पर सिर्फ गलत इरादे को ही पनिश कर रहा है, भले ही एक्ट पूरा ना हुआ हो। अब इस सेक्शन को और गहराई से समझने के लिए चलिए इसके जरूरी हिस्सों को एक एक करके देखते हैं। इस सेक्शन में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली, जो अबेटमेंट यानी उकसावा है वो किसी ऐसे ऑफेंस का होना चाहिए जिसकी सजा इम्प्रिजनमेंट यानी कारावास है। दूसरी, वो ऑफेंस असल में हुआ नहीं, मतलब नॉट कमिटेड। और तीसरी, इस तरह के अबेटमेंट के लिए कानून में कहीं और कोई अलग से सजा का प्रोविजन नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तब सेक्शन 56 अप्लाई होता है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये सेक्शन असल जिंदगी में और कोर्ट्स में कैसे काम करता है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ए नाम का एक व्यक्ति है जो बी को अदालत में झूठी गवाही देने के लिए उकसाता है। अब झूठी गवाही देना एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा जेल है, लेकिन बी जो है वो ऐसा करने से साफ मना कर देता है। तो अब क्या होगा? यहां पर देखिए, ए ने बी को उकसाया पर अपराध हुआ नहीं, तो नतीजा ये होगा कि ए भी फिर भी अबेटमेंट के लिए पनिशेबल होगा सेक्शन 56 के तहत। अच्छा, इसमें एक और बहुत जरूरी बात है। क्या पब्लिक सर्वेंट्स के लिए कोई स्पेशल रूल है? चलिए देखते हैं। जी हां, बिल्कुल है। कानून पब्लिक सर्वेंट्स के मामले में और ज्यादा सख्त हो जाता है। अगर उकसाने वाला यानी अबेटर या जिसको उकसाया जा रहा है वो एक पब्लिक सर्वेंट है और उसकी ड्यूटी ही उस अपराध को रोकना है, तो सजा बढ़ जाती है। कितनी? नॉर्मल केस में 1/4 थी, लेकिन इस केस में उस अपराध की मैक्सिमम सजा के हाफ यानी आधे तक हो सकती है। सोचिए, अगर कोई पुलिस ऑफिसर ही किसी को डकैती के लिए उकसाए तो भले ही डकैती ना हो, सजा बहुत गंभीर होगी। इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत ही जरूरी केस में कंफर्म किया है। केस का नाम है चित्रेश कुमार चोपड़ा वर्सेस स्टेट 2009। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि अबेटमेंट का मतलब सिर्फ इंस्टिगेशन या उकसाना ही नहीं, बल्कि इसमें कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनल एड यानी जानबूझकर मदद करना भी शामिल है। और सबसे जरूरी बात, कोर्ट ने कहा कि लायबिलिटी तब भी बनती है चाहे मेन ऑफेंस पूरा हुआ हो या नहीं। इस जजमेंट ने सेक्शन 56 के प्रिंसिपल को और भी पक्का कर दिया। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। एग्जाम के नजरिए से ये सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका एक क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सेक्शन पहले इंडियन पीनल कोड 1860 का सेक्शन 116 हुआ करता था, जो अब रिप्लेस हो चुका है बाय द भारतीय न्याय संहिता 2023। इसका मतलब ये है कि पुराने केस लॉज अभी भी उतने ही रेलेवेंट हैं। जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एपीओ एग्जाम में तो इस टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी है। तो चलिए जाने से पहले एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला, ये है सेक्शन 56 भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? ये ऐसे अबेटमेंट को पनिश करता है जो हुआ तो पर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। और तीसरा, की टेकअवे क्या है? पब्लिक सर्वेंट्स के मामले में सजा और भी सख्त है, यानी मैक्सिमम टर्म की आधी तक। ये 3 पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा। जुडिशरी एग्जाम पर फोकस। ऐसे ही और भी लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस को समझने वाले हैं। ये हैं धारा 58 और 59। ये दोनों ही सेक्शंस आपराधिक मंशा को छिपाने
यानी कंसीलमेंट ऑफ क्रिमिनल डिजाइन के अपराध से जुड़े हुए हैं। तो इस डिस्कशन में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कंसीलमेंट यानी किसी क्रिमिनल प्लान को छिपाना आखिर एक क्राइम है क्यों। फिर हम डिटेल में जाएंगे सेक्शन 58 में। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 59 और हाँ, आखिर में हम इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी जरूरी बातें समराइज करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये कंसीलमेंट या छिपाना आखिर एक जुर्म क्यों है? देखिए, बात बहुत सिंपल है। जब किसी को पता है कि एक बहुत बड़ा सीरियस क्राइम होने वाला है और वो इस बात को जानकर भी छिपाता है, तो वो एक तरह से उस क्राइम को होने में मदद कर रहा है ना? इसीलिए भारतीय न्याय संहिता कहती है कि ऐसी जानकारी छिपाने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। चलिए, तो अब शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 58 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। ये सेक्शन उन मामलों के बारे में है जहां किसी ऐसे क्राइम के प्लान को छिपाया जाता है जिसकी सजा या तो मृत्युदंड है या फिर आजीवन कारावास। मतलब बहुत ही गंभीर अपराधों की बात हो रही है यहाँ। तो सेक्शन 58 भारतीय न्याय संहिता 2023 कहता है, जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को सुगम बनाने के आशय से उस अपराध को करने की परिकल्पना को स्वेच्छा से छिपाएगा। आसान शब्दों में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सेक्शन हर उस इंसान पर लागू होगा जो किसी गंभीर जुर्म के प्लान को इसलिए छिपाता है ताकि वो जुर्म हो सके। अब इस सेक्शन को अच्छे से समझने के लिए इसके 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स या जरूरी तत्वों को देखते हैं। फर्स्ट, एक गंभीर अपराध करने का डिजाइन यानी एक प्लान होना चाहिए, और गंभीर से मतलब है मौत या आजीवन कारावास वाला। सेकंड, जो आरोपी है उसे उस प्लान की नॉलेज यानी जानकारी होनी चाहिए। थर्ड, उसने जानबूझकर वॉलंटरली उस डिजाइन को कंसील किया हो यानी छिपाया हो। ये छिपाना किसी काम को करके भी हो सकता है, कुछ न करके भी, या फिर गलत जानकारी देकर भी। और फोर्थ, जो सबसे जरूरी है, ऐसा करने के पीछे इंटेंशन उस अपराध को फैसिलिटेट करना यानी आसान बनाना हो। चलिए, इसको एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी है ए, उसको पक्का पता है कि जगह बी पर डकैती होने वाली है। अब वो क्या करता है? वो जाकर मजिस्ट्रेट को गलत खबर दे देता है कि डकैती तो जगह सी पर होगी। अब पुलिस तो सी पर चली गई और डकैती आराम से बी पर हो गई। यहाँ ए ने क्या किया? उसने गलत जानकारी देकर उस प्लान को छिपाने में मदद की है, इसीलिए वो सेक्शन 58 के तहत सजा का हकदार होगा। इस पॉइंट पर एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वी मोहम्मद याकूब 1980 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात कही। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को अपराध की जानकारी है और वो जानबूझकर उसे सुगम बनाने के लिए कोई काम करता है, तो बस इतना ही काफी है उस पर आपराधिक दायित्व लाने के लिए। एग्जाम के लिए ये जानना जरूरी है कि ये प्रोविजन नया नहीं है। पहले ये इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 118 में था, अब उसको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 58 बना दिया गया है। अब बात करते हैं एग्जाम इंपॉर्टेंस की। देखिए, जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में पनिशमेंट से सीधा सवाल आ सकता है कि अपराध हो गया तो 7 साल, नहीं हुआ तो 3 साल। मेंस में इसके इंग्रेडिएंट्स पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और हाँ, एपीओ एग्जाम्स के लिए कंसीलमेंट और अबेटमेंट के बीच का जो फर्क है उस पर अच्छे से फोकस करना है। ओके, तो सेक्शन 58 क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 59 की तरफ। ये एक स्पेशल प्रोविजन है क्योंकि ये हर किसी पर नहीं बल्कि सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स यानी लोक सेवकों पर ही लागू होता है। तो सेक्शन 59 भारतीय न्याय संहिता 2023 कहता है कि यदि कोई लोक सेवक किसी ऐसे अपराध को सुगम बनाने के आशय से जिसे रोकना उसका कर्तव्य है, उसकी योजना को स्वेच्छा से छिपाता है। इसका कोर पॉइंट क्या है? ये सेक्शन उस लोक सेवक पर लागू होगा जिसका कानूनी कर्तव्य है उस अपराध को रोकना, लेकिन वो कर्तव्य निभाने के बजाय उसके प्लान को छिपा लेता है। इसके भी 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, चले देखते हैं। पहला, आरोपी का एक पब्लिक सर्वेंट होना जरूरी है। दूसरा, जिस अपराध की बात हो रही है उसको रोकना उस लोक सेवक का कर्तव्य होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, उसे उस अपराध की डिजाइन या योजना की जानकारी होनी चाहिए। और चौथा, उसने जानबूझकर उस योजना को छिपाया हो या गलत जानकारी दी हो। यहाँ पूरा फोकस लोक सेवक की उच्च जिम्मेदारी पर है। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। सोच लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है,
उसको पता चलता है कि बी नाम का एक आदमी रॉबरी का प्लान बना रहा है। अब ऑफिसर की ड्यूटी क्या है? अपने सीनियर्स को बताना और उस रॉबरी को रोकना। लेकिन वो बी की मदद करने के लिए जानबूझकर ये जानकारी अपने सीनियर्स को नहीं देता। इस केस में पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी पूरी न करने की वजह से सेक्शन 59 के तहत लायबल हो जाएगा। पब्लिक सर्वेंट्स की इस ड्यूटी पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 का। इस केस में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि राज्य के अधिकारियों का ये कर्तव्य है कि वे गंभीर अपराधों को रोकें और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखें। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब लोक सेवक अपनी इस ड्यूटी को तोड़ते हैं तो उनकी लायबिलिटी ज्यादा सख्त होती है। और जैसा हमने पहले देखा, ये सेक्शन भी पहले से मौजूद था। पुराना कानून यानी इंडियन पीनल कोड 1860 में ये सेक्शन 119 था, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 59 बन गया है। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सेक्शन को देखें। जुडिशरी प्रीलिम्स में इसका जो पनिशमेंट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उस पर सवाल आ सकते हैं, जैसे आधा, 10 साल या 1/4 सजा कब मिलेगी। मेंस में सेक्शन 58 और 59 पर कंपैरेटिव क्वेश्चंस बहुत कॉमन हैं, और एपीओ एग्जाम्स में पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी से जुड़ी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स दी जा सकती हैं। तो अब हम इस डिस्कशन के फाइनल पार्ट में आ गए हैं। यहाँ हम सेक्शन 58 और सेक्शन 59 को साइड बाय साइड रखकर उनके बीच के मुख्य अंतर को समझेंगे। देखिए, इन दोनों सेक्शंस में 3 बड़े फर्क हैं। पहला है एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 58 जैसा हमने देखा वो एनी पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है, लेकिन सेक्शन 59 स्पेसिफिकली सिर्फ पब्लिक सर्वेंट पर लागू होता है। दूसरा फर्क है ड्यूटी का। सेक्शन 58 में ऐसी कोई कानूनी ड्यूटी की जरूरत नहीं है, पर सेक्शन 59 तभी लगेगा जब उस लोक सेवक का कर्तव्य हो उस अपराध को रोकने का। और तीसरा और आखिरी अंतर है पनिशमेंट का। सेक्शन 58 में सजा 7 साल तक है अगर अपराध हो जाए, जबकि सेक्शन 59 में सजा मुख्य अपराध की सजा से जुड़ी हुई है, जैसे कि उसकी आधी या 10 साल तक। तो चलिए सब कुछ एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेक्शन 58 किसी भी इंसान को सजा देता है जो किसी गंभीर अपराध, मौत या आजीवन कारावास के प्लान को छिपाता है। पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 59 सिर्फ लोक सेवक को सजा देता है जो ऐसे अपराध के प्लान को छिपाता है जिसे रोकना उसका कर्तव्य है। और एग्जाम के लिए सबसे जरूरी टेकअवे, दोनों ही सेक्शंस मेंस के लिए क्रूशियल हैं, खासकर इनके प्रॉब्लम बेस्ड और कंपैरेटिव क्वेश्चंस। जुडिशरी एग्जाम्स पर फोकस्ड ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही जरूरी सेक्शन के बारे में, सेक्शन 60। देखिए, ये सेक्शन उस सिचुएशन को डील करता है जहां कोई इंसान सीधा सीधा कोई अपराध तो नहीं करता, लेकिन उसे किसी होने वाले अपराध की योजना के बारे में पता होता है और वो उसे छिपा लेता है। तो बेयर एक्ट की भाषा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध को होने में मदद करने के इरादे से जानबूझकर उस अपराध को करने के प्लान को छिपाता है तो वो इस सेक्शन के दायरे में आएगा। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर किसी को पता है कि कोई क्राइम प्लान हो रहा है और वो जानबूझकर इस बात को दबा देता है तो उस पर सेक्शन 60 के तहत कार्रवाई हो सकती है। चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं। तो इस सेक्शन को ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि हम इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को समझें। और हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सबसे जरूरी हिस्सा है। तो पहला कीवर्ड है डिजाइन टू कमिट एन ऑफेंस। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि एक ठोस प्लान होना चाहिए। सिर्फ हवा में सोचा गया कोई विचार नहीं, बल्कि एक मजबूत योजना। और एक और बात, ये उस अपराध का प्लान होना चाहिए जिसकी सजा कारावास यानी इम्प्रिजनमेंट है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, वॉलंटरीली कंसील्स यानी स्वेच्छा से छिपाना। अच्छा, यहां कानून कहता है कि ये छिपाने का काम 3 तरीकों से हो सकता है। पहला, कोई काम करके, मतलब कोई एक्ट करके। दूसरा, कुछ ना करके, जिसे हम इल्लीगल ओमिशन कहते हैं, मतलब आपकी कानूनी ड्यूटी थी बताना पर आप चुप रहे। और तीसरा तरीका है गलत जानकारी देकर। और तीसरा और आखिरी एलिमेंट है फैसिलिटेट्स द ऑफेंस। इसका मतलब है कि प्लान छिपाने के काम से उस अपराध को होने में मदद मिलनी चाहिए। मतलब उस काम की वजह से या तो अपराध हो पाया या फिर उसके होने की संभावना बढ़ गई। एक सीधा कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसको ना एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। इससे सारी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए क को पता चलता है कि ख
एक गोदाम में चोरी करने का प्लान बना रहा है। तो यहाँ पहला इंग्रेडिएंट पूरा हो गया, डिजाइन टू कमिट एन ऑफेंस मौजूद है। अब क क्या करता है, वो जानबूझकर पुलिस को नहीं बताता, बिल्कुल चुप रहता है। ये हो गया वॉलंटरीली कंसील्स। और क के इस चुप रहने से ख का काम आसान हो जाता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब क ने अपराध को फैसिलिटेट किया। तो जब चोरी हो जाती है तो ख तो अपराधी है ही, लेकिन क भी सेक्शन 60 के तहत दोषी होगा। ठीक है, तो फिर सजा क्या है? यहाँ सजा के 2 लेवल्स हैं जो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि अपराध हुआ या नहीं। अगर अपराध हो जाता है तो प्लान छिपाने वाले को उस अपराध की अधिकतम सजा का 1/4 यानी 1/4 तक मिल सकता है। और अगर मान लीजिए प्लान फेल हो गया और अपराध नहीं हुआ, तब भी सजा है। तब उस अपराध की अधिकतम सजा का 8वां हिस्सा यानी 1/8 तक हो सकती है। और हाँ, जुर्माना दोनों ही मामलों में लगाया जा सकता है। इस सेक्शन से जुड़ा एक लैंडमार्क केस भी है जो हमें याद रखना है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मोहम्मद याकूब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर आपको किसी आपराधिक योजना की जानकारी है और आप उसे जानबूझकर छिपाते हैं तो आप पर आपराधिक दायित्व आएगा, भले ही आपने उस अपराध में सीधे तौर पर हिस्सा ना लिया हो। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम एंगल। मतलब परीक्षा के लिए इस सेक्शन को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये प्रोविजन नया नहीं है। ये पहले इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 120 में था। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसे सेक्शन 60 में जगह दी गई है। ये ओल्ड लॉ और न्यू लॉ का कनेक्शन प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। जुडिशरी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही ये सेक्शन बहुत अहमियत रखता है। इसके इंग्रेडिएंट्स पर या इसके पनिशमेंट स्ट्रक्चर पर सीधा सवाल बन सकता है। और हाँ, एपीओ परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए भी इस टॉपिक से सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए इस पूरी चर्चा को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारे की पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। तो संक्षेप में बीएनएस 2023 का सेक्शन 60 उस व्यक्ति को सजा देता है जो किसी अपराध की योजना को जानबूझकर छिपाता है। परीक्षा के लिए क्या याद रखना है? इसके 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, इसका 2 टियर पनिशमेंट सिस्टम और इसका पुराना रूप यानी आईपीसी का सेक्शन 120। बस इतना याद रखें। जुडिशरी परीक्षा पर ऐसी ही फोकस्ड कानूनी जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस, सेक्शन 61 जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी से डील करता है और सेक्शन 62 जो क्रिमिनल अटेम्प्ट के बारे में है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं। तो आज हम क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले हम इंचुएंट ऑफेंसेस यानी अधूरे अपराधों के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। फिर हम सेक्शन 61 यानी क्रिमिनल कंस्पिरेसी और सेक्शन 62 यानी क्रिमिनल अटेम्प्ट को डिटेल में देखेंगे। और आखिर में दोनों सेक्शंस की एक क्विक समरी और एग्जाम के लिए की टेकअवेज पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंचुएंट ऑफेंसेस के कॉन्सेप्ट से। क्रिमिनल लॉ में ये एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। इनक्वेट ऑफेंसेस, इसका मतलब है अधूरे अपराध, यानी ये वो एक्ट्स हैं जो किसी बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए किए जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये शुरुआती कदम भी अपने आप में पनिशेबल होते हैं। इसमें आते हैं अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट। आज हमारा फोकस कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट पर रहेगा। चलिए अब डिटेल में आते हैं सेक्शन 61 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 पर, जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 61 कहता है जब 2 या 2 से अधिक लोग कोई गैर कानूनी काम करने या कोई कानूनी काम गैर कानूनी तरीके से करने के लिए सहमत होते हैं। यह जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो है सहमत होना या एग्रीमेंट, यानी अपराध करने के लिए सिर्फ सहमति बना लेना ही अपने आप में एक अपराध है। आइए इसके जरूरी कीवर्ड्स को तोड़कर समझते हैं। पहला, 2 or more persons, बिल्कुल साफ है, कंस्पिरेसी अकेले नहीं हो सकती, कम से कम 2 लोग चाहिए। दूसरा, अग्रीमेंट, यहां पर मीटिंग ऑफ माइंड्स जरूरी है, यानी दोनों एक ही बात पर सहमत हो। तीसरा, इल्लीगल एक्ट, जब उनका मकसद ही गैर कानूनी हो। चौथा, लीगल एक्ट बाय इल्लीगल मीन्स, मतलब काम तो लीगल है पर उसे करने का तरीका गलत है। और आखिर में ओवर्ट एक्ट, यानी अग्रीमेंट के बाद कोई कदम उठाना। इसकी जरूरत तभी पड़ती है जब अग्रीमेंट किसी पनिशेबल ऑफेंस के लिए ना हो। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसे और क्लियर करते हैं। मान लीजिए ए और बी एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जीतना चाहते हैं, जो कि एक लीगल काम है, लेकिन इसके लिए वो एक ऑफिसर को रिश्वत देने पर सहमत हो जाते हैं, जो कि एक इल्लीगल तरीका है।
तो बस ये सहमति ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगी। इस पर एक बहुत ही मशहूर लैंडमार्क केस है, कहर सिंह वर्सेस स्टेट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही। कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र अक्सर छुपकर किया जाता है, इसलिए उसका डायरेक्ट प्रूफ मिलना मुश्किल है। इसलिए इसे साबित करने के लिए अक्सर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितियों से जुड़े सबूतों का सहारा लिया जाता है। अगर पुराने कानून की बात करें तो ये सेक्शन पहले इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 120A और 120B में कवर होता था। अब उसे ही रिप्लेस करके सेक्शन 61 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 लाया गया है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। जुडिशरी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम्स के लिए यह सेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। कंस्पिरेसी एक ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो इस पर अच्छे से ध्यान देना जरूरी है। तो आइए सेक्शन 61 को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में है। दूसरा पॉइंट, इसका कोर कॉन्सेप्ट अग्रीमेंट है। और तीसरा पॉइंट, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये एक हाई यील्ड टॉपिक है। तो ये था सेक्शन 61। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले सेक्शन का एनालिसिस करते हैं, सेक्शन 62, जो कि क्रिमिनल अटेम्प्ट से जुड़ा है। सेक्शन 62 कहता है, जो कोई भी अपराध करने का प्रयत्न करता है और उस अपराध को करने की दिशा में कोई काम करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सेक्शन उस इंसान को सजा देता है जो अपराध करने की कोशिश करता है, पर किसी भी कारण से उसमें सफल नहीं हो पाता। एक अटेम्प्ट को साबित करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। सबसे पहला है इंटेंशन, यानी अपराध करने का नियत या मेंजरिया। दूसरा है एक्ट टुवर्ड्स कमीशन। यहां ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ तैयारी करना काफी नहीं है, अपराध की तरफ एक सीधा कदम उठाना जरूरी है। और तीसरा इनकम्प्लीट ऑफेंस, यानी अपराध पूरा ना हुआ हो। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ए ने बी को मारने की नियत से उस पर गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया या बी बच गया। यहां ए अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी होगा। इस पर एक बहुत जरूरी लैंडमार्क केस है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिपरेशन यानी तैयारी और अटेम्प्ट यानी प्रयत्न के बीच में एक साफ लाइन खींची। कोर्ट ने कहा कि अटेम्प्ट उस पल शुरू होता है जहां प्रिपरेशन खत्म होती है। ये सेक्शन पुराने कानून यानी आईपीसी के सेक्शन 511 की जगह लेता है। अब इसे सेक्शन 62 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 से रिप्लेस कर दिया गया है। एग्जाम के लिहाज से, खासकर एपीओ एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। क्राइम के 4 स्टेजेस होते हैं, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एग्जीक्यूशन। इनमें से अटेम्प्ट के स्टेज को अच्छे से समझना बहुत सारे सवालों को हल करने में मदद करेगा। तो सेक्शन 62 का एक क्विक रिवीजन करते हैं। पॉइंट 1, ये क्रिमिनल अटेम्प्ट से डील करता है। पॉइंट 2, इसका कोर कॉन्सेप्ट है एक अधूरा काम जो अपराध की दिशा में किया गया हो। पॉइंट 3, ये क्रिमिनल लायबिलिटी की स्टेजेस को समझने के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। चलिए अब आखिर में सेक्शन 61 और 62 को कंपेयर करते हुए इनके मेन पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। तो इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, सेक्शन 61 एग्रीमेंट यानी सहमति को सजा देता है, वहीं सेक्शन 62 उस सहमति पर किए गए एक्शन या काम को सजा देता है। एक में सिर्फ सोच का मिलना ही अपराध है, तो दूसरे में उस सोच पर अमल करने की कोशिश, भले ही वो नाकामयाब क्यों ना हो। जुडिशरी पर केंद्रित ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।